दिस इज सिक्स लेक्चर ऑफ मेटलर्जी एंड दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ मेटलर्जी। तो आज के इस लेक्चर में प्राइमरीली हम लोग एक जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन बच गया था दैट वाज क्रोमेटोग्राफिक मेथड, तो उस मेथड को डिस्कस करेंगे। एंड और एक साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज कवर करने वाले हैं दैट इज़ एलिंगम डायग्राम। सो एलिंगम डायग्राम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें डिफ़िकल्ट लगने वाला। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो वहाँ पर आप मुझे बताना, मैं आपकी डिफ़िकल्टी रिमूव करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें देखेंगे। वन इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? दिस इज़ अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह जो होता है उसमें भी क्रोमेटोग्राफी होता है। किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं किया है तो उसके ब्लड से हमें वो पता चल जाता है, तो वो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से ही होता है। तो आज हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, और सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि एलिंगम डायग्राम क्या होता है। एलिंगम डायग्राम में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है क्या सही से? एक बार मुझे कंफर्म करना है यार। मुझे एक बार बताना तो। इज देयर एन इशू विद द वॉइस? कोई इशू नहीं है ना आवाज़ के साथ? लेट मी नो। ये हो क्यों नहीं रहा है? ओके, जस्ट टेल मी, इज देयर एनी इशू विद द वॉइस और इज इट क्लियर नाउ? ओके, आई थिंक सही है। सो वी विल स्टार्ट विथ क्रोमेटोग्राफी। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि एलिंगम डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग। एलिंगम डायग्राम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाए। ठीक है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो वहाँ पर वो चीज़ देखेंगे हम एलिंगम डायग्राम में। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट समझने के लिए है, मुझे मुझे बिल्कुल भी आज का लेक्चर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं लगता। मैंने बहुत कम देखा है कि एलिंगम डायग्राम से कभी भी क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, स्पेशली नीट और जेई मेंस के अंदर। और क्रोमेटोग्राफी तो स्पेशली बोर्ड के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चों को ये दोनों चीज़ें जो आज हम कवर करेंगे वो समझने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो उस उस लहजे से आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट के लिए जिस तरीके से आज का लेक्चर प्रिपेयर किया है बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में, तो उसी वर्जन में आपको मैं समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी से। देखिए, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है इसका प्रिंसिपल सीख लेते हैं पहले कि प्रिंसिपल क्या होता है क्रोमेटोग्राफी का। तो देखिए क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं जैसा रोज करते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंटली एडजॉर्ब्ड ऑन द एडजॉर्बेंट। मतलब बोलने का ये है कि भाई किसी मिक्सचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। मान लीजिए एक मिक्सचर है जिसके अंदर तीन कंपोनेंट हैं। लेट्स से ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है और सी कंपोनेंट है। ठीक है, एंड हमें इन तीनों कंपोनेंट को अलग अलग करना है। एक मिक्सचर के अंदर तीन कंपोनेंट हैं ए बी एंड सी, एंड वी हैव टू सेपरेट दीज थ्री कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरे मिक्सचर को किसी एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब करा देंगे इस पूरे मिक्सचर को। तो होगा क्या, ए का जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो अलग होगा, बी का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अलग होगा और सी का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन उस एड्जॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग होगा। ठीक है, सो यही प्रिंसिपल को हम यूज करके क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल क्या है। तो मिक्सचर में जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं वो डिफरेंटली एड्जॉर्ब होते हैं एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, बात समझे। चलो, बहुत सारे क्रोमेटोग्राफिक मेथड है
जैसे 4 मेथड मैंने यहाँ पर लिखा है, बस आपको मेथड के नाम याद रखना है बिकॉज एनसीईआरटी में सिर्फ नाम ही दिया है। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हमारे सिलेबस में, हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में सिर्फ कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डिस्कशन किया गया है थोड़ा बहुत, तो हम सिर्फ कॉलम क्रोमेटोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, इसका प्रिंसिपल याद रखना है आपको। क्रोमेटोग्राफी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। चलिए देखो, दो चीज़ और समझ लो यहाँ पर। दो तरीके, किसी भी क्रोमेटोग्राफिक फेस प्रोसेस में दो फेस होती हैं, है ना। अभी क्या होता है फेस, ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एक तो होता है स्टेशनरी फेस और एक होता है मोबाइल फेस। ठीक है, मोबाइल फेस का मतलब क्या है, सॉल्वेंट है, मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है, जो मिक्सचर को हम प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं उसको हम बोलेंगे मोबाइल फेस। और जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन करा रहे हैं मिक्सचर का, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस, ओके। मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो बेसिकली हम एक कॉलम लेते हैं, एक इस तरीके से मान लीजिए एक कंटेनर ले रहे हैं, कॉलम कंटेनर ले रहे हैं, बहुत पतला सा। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बन रहा है, एक सेकेंड ना, मैं इसको सही करता हूँ। देखो, मान लो एक हमने ऐसे एक पतला सा ट्यूब ले लिया, ओके, समझे। अब इसके अंदर क्या किया ना मैंने, हो सकता है कुछ भी एड्जॉर्बेंट रख दूँ, बहुत सारा सिलिका जेल रख दूँ। सिलिका जेल इज़ अ एड्जॉर्बेंट, ठीक है, वो एड्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पर। तो मैंने इस कॉलम के अंदर, इस ट्यूब के अंदर क्या मिला दिया है, अभी एड्जॉर्बेंट मिला दिया है, मतलब मैंने एड्जॉर्बेंट रख दिया है। इस कॉलम के अंदर कौन आया अभी, एड्जॉर्बेंट। और हम जानते हैं कि सिलिका जेल जो होता है वो एक बहुत बढ़िया एड्जॉर्बेंट है। डू यू नो, मैंने सिलिका जेल का सरफेस केमिस्ट्री में जिक्र किया था, आई होप आपको याद होगा कि कोई भी नेकलेस, ज्वेलरी या कोई भी आर्टिकल्स हम खरीदते हैं तो उस आर्टिकल के अंदर एक पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, दानेदार। तो पता है क्या होता है, वो सिलिका जेल होता है। वो बेसिकली क्या करता है कि उस आर्टिकल के अंदर अगर कोई मॉइस्चर मौजूद है उसके डब्बे के अंदर, तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी वजह से कोई आर्टिकल में डिफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इस ट्यूब के अंदर भाई क्या लगा दिया है अभी तक, एड्जॉर्बेंट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से मिक्सचर डालेंगे। ठीक है, ठीक है जी, क्या डाल रहे हैं, मिक्सचर डाल रहे हैं, मिक्सचर। अब इसके अंदर पता है कौन कौन है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। लेट से ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है और सी कंपोनेंट है। बात समझे, इस मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट है एंड वी हैव टू सेपरेट दीज 3 कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। और उसके लिए जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस सो कॉल्ड प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो ए का एड्जॉर्प्शन रेट है वो सबसे ज़्यादा है, बी का एड्जॉर्प्शन उससे कम है और सी का एड्जॉर्प्शन सबसे कम। ठीक है, तो सी भैया एड्जॉर्ब नहीं होगा जल्दी, ए सबसे जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएगा और बी उसके बाद में एड्जॉर्ब होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब मैं ये मिक्सचर डालूंगा और ये मिक्सचर धीरे 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 इसमें जाएगा, तो आप ये बताओ सबसे पहले तो कौन एड्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, ए एड्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा और सी तो एड्जॉर्ब होगा ही नहीं। ठीक है, तो सी क्या होगा, यहाँ पे एड्जॉर्ब नहीं होगा। थोड़ा इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा वेट करो, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। कौन सा कलर लें, इस पर मेरे को लगता है येलो थोड़ा सही पड़ेगा, एक सेकेंड। चलो, तो अब ध्यान देना, अब जैसे क्या होगा ना कि ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो ऊपर ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ पर ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और बी के मॉलिक्यूल्स थोड़ा कम तेजी से एब्जॉर्ब होंगे तो थोड़ा बीच में आ जाएंगे, यहाँ पर बी आ जाएगा, क्योंकि पहले तो एड्जॉर्ब नहीं होगा, उसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, कम है। लेकिन जो सी है वो तो बहुत ही कम एड्जॉर्ब हो रहा है, तो वो तो और नीचे आ जाएगा, सी यहाँ पर मिलेगा। बात मेरी समझे। सो इस तरीके से आफ्टर सम टाइम सी यहाँ से मैं निकाल लूंगा बाहर। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बस जो समझाना चाह रहा हूँ, वी हैव सेपरेटेड ए बी और सी, ए और बी और सी को हमने अलग अलग कर लिया है।
जो सबसे नीचे मिलेगा हमें वो कौन मिलेगा, जिसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन सबसे कम है, क्योंकि वो पहले एड्जॉर्ब नहीं होगा। और सबसे ऊपर कौन मिलेगा, जिसका एड्जॉर्प्शन सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट है ना जो मिक्सचर के ए बी सी, उनका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अलग अलग है एड्जॉर्बेंट के ऊपर। ओके, ये पॉइंट समझ में आया आपको? दिस इज वेरी सिंपल। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज क्रोमेटोग्राफी। अभी लिखना क्या है वो तो हम देख लेंगे। अभी सबसे पहले एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। बाकी याद क्या करना है, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं उसे ही याद करना है। एनसीईआरटी को रिफ़र करते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ने की एक बार हम कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपके सामने एनसीईआरटी ओपन करता हूँ, वेट करिए आप। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एनसीईआरटी खुल गई है। तो आप अपने सामने देखिए, एनसीईआरटी में हम जा रहे हैं क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। ये रहा भैया क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अभी देखिए ये क्रोमेटोग्राफी है ना भाई। एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, समझते हैं। मार्कअप हटा देता हूं। देखो ये क्रोमेटोग्राफी है ना, क्रोमेटोग्राफिक मेथड हम यहाँ पर अब स्टार्ट करने वाले हैं। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में जो जो चीज़ें लिखी हैं, तो सबसे पहली लाइन क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एड्सॉर्ब ऑन एन एड्सॉर्बेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, ठीक है। दिस लाइन मस्ट बी हाईलाइटेड। तो ये लाइन मैंने ऑलरेडी बोल दी है आपको, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, द मिक्सचर इज पुट इन अ लिक्विड और गैसेज मीडियम विच इज मूव थ्रू द एड्सॉर्बेंट। मतलब जो भी हम मिक्सचर डाल रहे हैं वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर से पास हो रहा है। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एड्सॉर्ब्ड एट अ डिफरेंट लेवल ऑन द कॉलम। तो एक कॉलम हमने बनाया है यहाँ पर, तो अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग तरीके से एड्सॉर्ब हो रहे हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया था। आई होप आपने देखा होगा। एक सेकेंड, कहाँ गया, रुको एक सेकेंड। ये देखो, यहाँ पर मैंने इस तरीके से कॉलम बनाया है और कॉलम में तीन कंपोनेंट है ए बी सी। ए बी सी का जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है ना वो अलग अलग है। आई होप आपको समझ में आया ये चीज़, है ना। तो वही बोला है कि डिफरेंट कंपोनेंट आर एड्सॉर्ब्ड एट अ डिफरेंट लेवल। लेवल का मतलब हाइट से है। सबसे नीचे कौन था, सी, फिर कौन, बी, फिर कौन, ए, ठीक है। लेटर द एड्सॉर्ब्ड कंपोनेंट आर रिमूव्ड, ठीक है, बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। जो एड्सॉर्ब हो चुके हैं, जैसे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए एड्सॉर्ब हो चुका है, यहाँ पर बी एड्सॉर्ब हो चुका है, यहाँ पर सी एड्सॉर्ब हो चुका है। तो लेवल तो अलग अलग है, तो सेपरेट तो हो चुका है, लेकिन ये एड्सॉर्ब हो चुके हैं ना, तो इनको हटाना भी तो पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि एड्सॉर्ब्ड कंपोनेंट जो एड्सॉर्ब हो चुके हैं वो रिमूव किए जाते हैं। रिमूव को यहाँ पर साइंस में हम बोलते हैं एल्यूटेड। बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट उसको हम बोलते हैं एलुएंट। बात समझे? तो इसको हम सूटेबल सॉल्वेंट की सहायता से एल्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मूविंग मीडियम, मूविंग मीडियम कौन है, मिक्सचर, एंड द एड्सॉर्बेंट मटीरियल एंड ऑल्सो ऑन द प्रोसेस ऑफ पासेज ऑफ द मीडियम, ठीक है। द क्रोमेटोग्राफिक मेथड इज गिवन द नेम। अब किस तरीके से हमने मेथड कराई है उसकी वजह से हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड का नाम दे देते। इन वन सच मेथड ऑफ कॉलम ऑफ Al2O3 इज प्रिपेयर्ड इन अ ग्लास ट्यूब एंड द मूविंग मीडियम कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है भाई कॉलम मेटोग्राफी का, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, स्टेशनरी फेस कौन हो गया, एड्सॉर्बेंट हो गया। बात समझ में आया आपको? तो ये डायग्राम दिया हुआ है, आप एक बार खुद से देख लेना। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं क्रोमेटोग्राफी में, वो चीज़ भी लिखा है। तो अब खैर हमें जो चीज़ देखनी है उस पर आ जाते हैं, हमें जो चीज़ लिखनी है। तो भाई आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो क्रोमेटोग्राफी में। एक सेकेंड ना, ये रहा, चलो स्टार्ट करो यहाँ से लिखना, कॉपी करना स्टार्ट करो क्रोमेटोग्राफी। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो मैं क्रोमेटोग्राफी में तो मुझसे पूछ लेना।
बाकी जो चीज़ मैंने लिखी है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लेंगे। तो सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये भी चीज़ पूछी जा सकती है, स्टेशनरी फेस क्या होता है और मोबाइल फेस क्या होता है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान रखना। और एक बार वो एनसीईआरटी वाला भी पॉइंट देख लेना, एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो चाहे तो ये बना लेना अपना अपने तरीके से, बढ़िया से एक कॉलम बनाना और उसमें मिक्सचर डाल देना। इस मिक्सचर के अंदर तीन चीज़ें ए बी सी, वो डिफरेंटली एब्जॉर्ब होंगी, तो लेवल उनका अलग अलग हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से। तो आज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, मेटलर्जी का, तो मेटलर्जी आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आज मैं इसके क्वेश्चंस दे दूंगा आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस, टाइम नहीं लगेगा आपको। सो नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है अब एलिंगम डायग्राम। दिस इज़ क्वाइट मतलब थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट सा है। अब डिफ़िकल्ट पता नहीं क्यों है, लेकिन बच्चे ऐसा बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मैथमेटिकल है ये एलिंगम डायग्राम। मैं समझाने की अपने तरीके से कोशिश करूँगा, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से भी मैंने समझाया हुआ है इसको। जितना मैं बोलूँ ध्यान से सुनते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं एलिंगम डायग्राम। देखो सबसे पहले कि एलिंगम डायग्राम होता क्या है। तो एक कर्व प्लॉट किया जाता है, ग्राफ प्लॉट किया जाता है, किसके बीच में, डेल्टा जी नॉट एफ के बीच में। डेल्टा जी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट एफ और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। क्यों प्लॉट किया जाता है? टू चूज सूटेबल रिएजेंट, सॉरी, टू चूज सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। आर ए का मतलब क्या है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट। टू चूज सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल है, इस चीज़ को चूज करने के लिए हम एक कर्व प्लॉट करते हैं डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच में। इस कर्व को हम नाम देते हैं एलिंगम डायग्राम।
ये साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कर्व प्लॉट किया था, उनका नाम था H.J.T. एलिंगम। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर ये डायग्राम, ये कर्व का नाम पड़ा है एलिंगम डायग्राम। तो पहले तो 2 पॉइंट आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो राइट डाउन दीज फर्स्ट 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। सिंपल सी बात बोली गई है इसमें कि एलिंगम डायग्राम क्या होता है। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एलिंगम डायग्राम। और एलिंगम नाम जिन साइंटिस्ट ने इस कर्व को सबसे पहले प्लॉट किया था उनके नाम पर पड़ा है, तो इनका नाम था H.J.T. एलिंगम। खैर ये हिस्टोरिकल बातें हैं तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पर हम इतना समझेंगे कि एलिंगम डायग्राम क्या होता है। तो वापस से, इट इज़ अ कर्व बिटवीन डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर में। क्यों ये कर्व प्लॉट करते हैं? टू चूज द सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। याद है आपको कि कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बाद मेटल ऑक्साइड बनती थी और वहाँ से मेटल ऑक्साइड को फिर हम रिड्यूस करते थे मेटल में। ठीक है, आई होप आपको याद होगा मेटलर्जी में। तो फिर वहाँ पर याद होगा कभी कार्बन का यूज़ करते थे, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करते थे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके लिए कार्बन का यूज़ करना है? या किसी किसी में तो हम खाली हीट कर देते थे मेटल ऑक्साइड को और वो अपने आप रिड्यूस हो जाता था, लेकिन किसी किसी में हीट नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा लगता था, और टेम्परेचर ज़्यादा लगना मतलब ज़्यादा खर्चा। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, कार्बन के साथ उसको रिड्यूस कर देते थे। तो कार्बन के साथ रिडक्शन करने में खर्चा कम हो जाता था हमारा, क्योंकि कम टेम्परेचर पर ही रिड्यूस हो जाता था। तो वही सारी चीज़ें इस आज के इस टॉपिक में समझेंगे एलिंगम डायग्राम में। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस बातें बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स की। जैसे थर्ड पॉइंट में हमने डेल्टा जी नॉट एफ को जिक्र किया है। ये डेल्टा जी नॉट एफ क्या होता है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। क्योंकि हम लोग ऑक्साइड, अच्छा ये याद रखना, डेल्टा जी नॉट एफ क्या है? ऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है उसकी बात कर रहे हैं हम। वापस से बोल रहा हूँ, ऑक्साइड के, मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन में, ठीक है, ऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज हो रहा है उसको हम डेल्टा जी नॉट एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये पता होगा कि डेल्टा जी नॉट एफ अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा जी नॉट एफ अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी नॉट एफ अगर ज़ीरो होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी। तो ये लास्ट ईयर क्लास 11th में पढ़ाया जा चुका होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो ये थर्ड पॉइंट भी आप पहले लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते धीरे धीरे समझेंगे इस चीज़ को। चलिए, तो ये तीन थर्ड पॉइंट में तीन बातें हैं डेल्टा जी के बारे में। देखिए वैसे स्पॉन्टेनिटी ना डेल्टा जी नॉट से नहीं चेक होती है, डेल्टा जी से चेक होती है। ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया हुआ। लेकिन अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ले लें तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट एक ही चीज़ होती है। बात समझे? तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ली है। अगर आपसे पूछे, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम स्पॉन्टेनिटी चेक कर पाते हैं, तो यू विल नॉट से कि डेल्टा जी नॉट, यू विल से डेल्टा जी। इस बात को तो याद रखना, ये बात जाके रिवाइज कर लेना थर्मोडायनेमिक्स से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट में हमने एक चीज़ बोली है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट में देखो, मैंने कर्व प्लॉट किया डेल्टा जी नॉट एफ और टेम्परेचर के बीच में। दो लाइन्स हैं यहाँ पर, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन ये शो कर रही है कि ये डेल्टा जी नॉट एफ यहाँ पर जीरो है। ठीक है, हमने यहाँ पर जीरो, इस वाले पॉइंट पर डेल्टा जी नॉट को जीरो नहीं माना है, हमने यहाँ पर डेल्टा जी नॉट को जीरो माना है। ओके, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है कि डेल्टा जी नॉट एफ जीरो होगा। ठीक है, अब देखो एक ये वाली भी लाइन है। ठीक है, तो दो लाइन है। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ठीक है,
और इसके नीचे जो टेम्परेचर है उसको मैंने टी नॉट बोल दिया। अब इसके इधर वाला जो रीजन है उसको मैं बोलता हूँ रीजन 1, और इस पॉइंट के इधर वाला जो रीजन है उसको मैं बोलता हूँ रीजन नंबर 2। ठीक है, अब मैं आपको देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजन 1 के अंदर हम लोग पहले बातें करते हैं। तो मान लीजिए ये जो ग्राफ है रीजन, ये वाला जो ग्राफ है ये बेसिकली मेटल से मेटल ऑक्साइड को बनाने का ग्राफ है, क्योंकि जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना वो डेल्टा जी नॉट एफ और टेम्परेचर के बीच में कर रहे हैं। डेल्टा जी नॉट एफ क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो बेसिकली हम लोग मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि डेल्टा जी नॉट का कितना चेंज आता है। ठीक है, ठीक है, डेल्टा जी नॉट एफ में कितना चेंज आता है। वापस से सुनो, हम लोग मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, एक सेकेंड। सब चीज सही आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? चलो, मुझे लगा ब्लैक एंड सा हो गया है सब कुछ। चलो ठीक है, अब ध्यान सुनो। हम लोग मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन में डेल्टा जी नॉट में क्या चेंज आ रहा है वो देख रहे हैं और टेम्परेचर के साथ एक ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है, ये वाला ये बता रहा है कि भाई मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाया जा रहा है। बस मेरी बात को सुनते रहना। कैसे बनाया जा रहा है? मेटल और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके हमने मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाया गया। अब हम लोग रीजन 1 में बातें कर रहे हैं, रीजन 1 के अंदर है। आप बताओ मेरे को, रीजन 1 जो है उसमें डेल्टा जी नॉट जो होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? आप सोच के बताओ। ये देखो, ये वाली लाइन तो जीरो पर है और रीजन 1 जो है इसके नीचे है, तो इसका मतलब डेल्टा जी नॉट क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट एफ नेगेटिव होगा। मेटल से मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन अगर हम कर रहे हैं रीजन 1 के अंदर, मतलब ये है बेटा कि अगर टेम्परेचर आपने टी नॉट से कम रखा है तो मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाओगे तो डेल्टा जी नॉट एफ नेगेटिव आएगा। रीजन 1 बोलने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इज लेस देन टी नॉट। टी नॉट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर पर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। तो टी नॉट से कम टेम्परेचर पर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो रीजन 1 के अंदर है। और जब हमने मेटल ऑक्साइड बनाया ना तो डेल्टा जी नॉट एफ नेगेटिव आया। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड रीजन 1 में खुद बनना चाहेगा। इसका मतलब रीजन 1 के अंदर मेटल ऑक्साइड क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, रीजन 1 के अंदर मतलब अगर टेम्परेचर टी नॉट से कम रख रहे हैं हम तो मेटल ऑक्साइड क्या है? स्टेबल है। ठीक है भाई, अब उल्टी बातें करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो मान लो ये रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर देने का मतलब क्या है कि मेटल ऑक्साइड से हम मेटल और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो बेसिकली ये वाले रिएक्शन क्या शो कर रहा है? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होके मेटल बन जा रहा है और ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। अगर इसके लिए डेल्टा मतलब इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट एफ नेगेटिव है तो रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो डेल्टा जी नॉट एफ पॉजिटिव हो जाएगा। बात मेरी समझे? तो रीजन 1 के अंदर अगर इस वाली रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड के अंदर डेल्टा जी नॉट एफ पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन कैसी हो गई भाई? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट होना चाहेगा क्या रीजन 1 में? नहीं होना चाहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को टी नॉट से कम रखते हैं तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बात समझ में आया? चलिए बात करते हैं रीजन नंबर 2 की। अब रीजन 2 बोलने का मतलब क्या है? ये रीजन 2 टी नॉट से आगे की बात है। तो इसका मतलब रीजन 2 में हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और टेम्परेचर को टी नॉट से ज़्यादा कर दिया। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टी नॉट। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझेंगे बातों को। तो टेम्परेचर टी नॉट से बढ़ गया। अब यहाँ पर अगेन वही सेम रिएक्शन है। वी आर फॉर्मिंग द मेटल ऑक्साइड। तो जो ग्राफ बनाया वो तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए बनाया है। ठीक है, अगेन जो ग्राफ बनाया है मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए बनाया है। तो मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के मेटल ऑक्साइड का हमने फॉर्मेशन कर दिया। तो डेल्टा जी नॉट एफ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रीजन 2 में मेटल ऑक्साइड के जो फॉर्मेशन का कर्व है वो ऊपर है ना, यहाँ पर है ऊपर, इस वाली लाइन से ऊपर है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन में डेल्टा जी नॉट एफ पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो मेटल ऑक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है, या हम बोले रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल जो बन रहा है, दैट डेल्टा जी नॉट एफ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन पॉसिबल है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा के टी नॉट से बढ़ा के कर दूं, तो फिर वहाँ पर इन दैट केस द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज वेरी मच पॉसिबल। तो मैं समझ में आया। फोर्थ पॉइंट बस समझना है, क्यों समझना है ये आगे बात करेंगे। बस मैंने जो पॉइंट नंबर 4 में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की उतने पर ध्यान दो। क्या तुम्हें उतना समझ में आया? अगर आया है सो दैट इज वेरी गुड, और आगे बढ़ो, इसको लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो फटाफट लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वाइल राइटिंग आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना वापस से। जब आप लिख रहे होगे सारी चीज़ों को ना, तो फिर से इन सभी चीज़ों को एक साथ क्लब करने की कोशिश करना अपने ब्रेन के अंदर। चलो लिखना स्टार्ट करो। लिखते लिखते वापस से एक बार मेरी बातों को रिकॉल करना। जल्दी रिकॉल होंगी, अभी अभी बोला है ना। और अगर कहीं पर रिकॉल करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उस वाले पॉइंट को मेरे से वापस से पूछ लो। सबसे पहले ये ग्राफ बना लो, ये वाला, और फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। और अगेन चीज़ों को रिकॉल करते रहना है तुमको, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बोली थी रीज़न 1 में जब एक्सप्लेन कर रहा था, जब तुम लोग लिखोगे ना, तो तुम्हें मेरी बातें फिर से तुम्हारे दिमाग में आने लगेंगी। बट ये है कि कॉन्सेंट्रेट होके लिखना। थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो डेफिनेटली सारी बातें फिर से वापस से तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी। ट्राई टू रिकॉल कि रीजन 1 में मैंने क्या बोला था, रीजन 2 में मैंने क्या बोला था। और हम लोग ग्राफ एलिंगम डायग्राम में किसका किसका बनाते हैं, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन और टेम्परेचर का बनाते हैं। वो फॉर्मेशन किसका होता है, किसका होता है बेटा, ऑक्साइड का होता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा हद तक नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है एलिंगम डायग्राम, ओके। आई होप तुमने रीज़न 1 लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो बैक करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ जाता हूँ रीज़न 2 पर। ठीक है, तो तो लिख रहे हो ना तुम लोग, तो लिखते रहो, मैं आगे थोड़ा सा बोल देता हूँ। रीज़न 2 में मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन रीज़न 1 में मेटल ऑक्साइड रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हमें टेम्परेचर को टी नॉट से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो मेटल ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड। तो अगर टेम्परेचर का वैल्यू टी नॉट से ज़्यादा होगा तो उस केस में मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको लिख लो अभी जल्दी से, फिर आगे 5th पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। चलिए, सो वी आर मूविंग फर्दर ऑन द 5th पॉइंट। अब देखो 5th पॉइंट पे हमने क्या बात की है,
तो फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बातें कर रहे हैं डेल्टा जी नॉट एफ और टेम्परेचर का हमने फिर से कर्व प्लॉट किया है, लेकिन अब की हम लोग तीन अलग अलग ऑक्साइड के लिए बातें कर रहे हैं। एक तो हम लोग AG2O के लिए बात कर रहे हैं, HGO के लिए कर रहे हैं, थर्ड वाला HGO नहीं है, ZNO है। एक सेकेंड, रुक जाओ, दिस इज नॉट HGO। ये जो थर्ड है ना, ये ZNO का है, ZNO। तो यहाँ पर तीन अलग अलग हमने ऑक्साइड ली हैं और तीन डिफरेंट ऑक्साइड के लिए हमने कर्व प्लॉट किया है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट एफ और टेम्परेचर का कर्व प्लॉट किया है। तो तीन ऑक्साइड हम बनाना चाहते हैं, एक AG2O बनाना चाहते हैं, एक HGO बनाना चाहते हैं और एक ZNO बनाना चाहते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करते हैं। AG2O को हमने हीट किया, ठीक है, किसको हीट किया? AG2O को हीट किया। अब AG2O को हीट किया, समझने की कोशिश करेंगे जो मैं बोलूंगा इस पॉइंट में। ये पॉइंट समझ में आ गया तो हो गया काम। AG2O के लिए हमने ये वाला कर्व प्लॉट कर लिया इस तरीके से। तो आप क्या देख पा रहे हो कि T1 टेम्परेचर पर ये डेल्टा जी नॉट एफ के ऊपर चला गया। ठीक है, आपको याद क्या है? आपको ये याद है ना कि इस वाले लाइन के ऊपर अगर कर्व है तभी उसका रिडक्शन पॉसिबल था। रीजन 2 में ही रिडक्शन हो रहा था, तो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए ग्राफ। ठीक है, तो अब देखो, इस पॉइंट के बाद है ना, AG2O का ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब AG2O किस टेम्परेचर पर रिड्यूस हो सकता है? बोलो, T1 टेम्परेचर पर रिड्यूस हो सकता है। ऐसे ही HGO किस टेम्परेचर पर रिड्यूस हो सकता है? T2 टेम्परेचर पर रिड्यूस हो सकता है। और ZNO किस टेम्परेचर पर रिड्यूस हो सकता है? T3 टेम्परेचर पर रिड्यूस हो सकता है। आप बोलो T3 तो बहुत ज़्यादा है T2 से और T1 से। इसका मतलब ये है कि ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन तो फिजिबल है इंडस्ट्री वाइज से। देखो, प्रॉफिटेबली प्रॉफिटेबली बोलने का मतलब क्या है कि जैसे हम थोड़ा सा हीट दिए, हमने थोड़ा एनर्जी दिया और ये डिकम्पोज हो गया, सिल्वर में टूट गया, और यहाँ पर हमने मरकरी भी बना लिया। लेकिन जब हम जिंक ऑक्साइड से जिंक को बनाना चाहते हैं और अगर डायरेक्टली हीट करके, यहाँ पर तीनों केस में हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली हीट करके रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्टली हीट करके जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, सो इट इज़ नॉट फिजिबल। जितने का जिंक नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा तो जिंक बनाने में खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिबल नहीं है तरीका, बिकॉज T3 इज़ वेरी हाई। तो इसमें हम करते क्या हैं? इसको करने के लिए, मतलब जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सो टू रिड्यूस जिंक ऑक्साइड, सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। इस केस में हम एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। बट AG2 और HGO जो है, दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डायरेक्टली हीटिंग। उसको डायरेक्टली हीट करके ही रिड्यूस कर सकते हैं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज हो जाएगा। बट जिंक ऑक्साइड में क्या करते हैं? जिंक ऑक्साइड में कार्बन को लेके कार्बन के साथ हीटिंग करते हैं, फिर हमको जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से मिल जाता है। ऐसा करने से कम टेम्परेचर पर हमको जिंक ऑब्टेन हो जाएगा, इसका मतलब खर्चा कम आएगा। तो इट हैपेंस एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द फिफ्थ पॉइंट इज। नाउ यू हैव टू प्लॉट द कर्व एंड राइट ऑल द रिक्वायर्ड पॉइंट्स इन पॉइंट नंबर 5। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बनाओ, ये डायग्राम बना लो, उसके बाद रिएक्शंस लिखो।
चलो तो ये रिएक्शन लिख लो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कर्व क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि डेल्टा जी नॉट जो जीरो वाली लाइन है उसके ऊपर अगर ग्राफ पहुंच गया तो उस रीजन में रिडक्शन पॉसिबल है, उसके नीचे रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। जिस टेम्परेचर पर वो डेल्टा जी नॉट बराबर जीरो को कट कर रहा है उसके आगे के टेम्परेचर पर रिडक्शन पॉसिबल है, उससे पहले वाले टेम्परेचर पर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि जिंक ऑक्साइड को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं जिंक में तो डायरेक्टली हीटिंग करना एक अच्छा तरीका नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितने का जिंक नहीं, 100 रुपये का जिंक लिया और 500 रुपये खर्चा लगा दिया, तो ये तो मूर्खता है। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री चलती है तो वो चाहती है कि कम से कम खर्चे में प्रोडक्ट बना सके, जिससे लोगों को सस्ता सामान मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉइंट लिख लेंगे जो भी मैंने अभी बोला है आपको। तो यहाँ तक लिखना है आपको। ये लिखा है इट हैपन्स एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा राइटिंग तुमको प्रॉब्लम मेरा करता होगा शायद से, तो बट ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। इट हैपन्स एट, ये लोअर लिखा है, ये वाला लाइन है, लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो चलो ये हो गए 5 पॉइंट। बढ़ते हैं हम 6th पॉइंट की तरफ। देखो छठे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, हम लोग दो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, दो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, एक तो कार्बन होगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि किसके लिए कार्बन बेटर है और किसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे वो चीज़ देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए पॉइंट नंबर 6 में हमने 3 ग्राफ प्लॉट किए। एक तो हमने कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, उसका कर्व प्लॉट किया, और एक हमने कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, उसका कर्व प्लॉट किया है, और एक हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, उसका कर्व प्लॉट किया है। तो ए वाला जो कर्व है, ए वाला, ठीक है, उस कर्व के अंदर कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और जो बी वाला कर्व है ना, उस बी वाले कर्व के अंदर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो सी वाला कर्व है, सी वाला, ये सी वाला जो कर्व है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये 3 कर्व ऐसे ही क्यों बने। मतलब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला डिक्रीजिंग कर्व है, ये वाला जो कर्व है वो डेल्टा जी नॉट उसका घट रहा है, और सी वाले कर्व का डेल्टा जी नॉट बढ़ रहा है। ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। देखो ये एक्सप्लेनेशन वाइज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन वाइज ही हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है ना तो छोड़ भी सकते हो। चलो ध्यान से सुनना, बट मज़े के लिए, मज़ा चाहते हो थोड़ा बहुत तो सुनना। अब देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला ग्राफ ऐसा ही क्यों बना। जैसे ए वाले ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉन्सेंट्रेट करो ए के ऊपर सिर्फ,
तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। कैसे होता है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन? कार्बन आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म करता है, ठीक है। ये कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसेस स्टेट में होता है। आपको डेल्टा एन जी शायद कैलकुलेट करना आता होगा, गैसियस मोल्स। तो प्रोडक्ट में 1 मोल गैस के हैं, रिएक्टेंट में आधे मोल गैस के हैं, सॉलिड वाले मोल को नहीं देखते हैं, तो एक में से आधे को घटाएंगे तो आधा मिलेगा। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एन जी है वो हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझो कि बेटा आधे मोल गैस से, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आधे मोल गैस के हैं ना, तो आधे मोल गैस से 1 मोल गैस के प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है ना उसमें ज़्यादा मोल गैस का आ रहा है। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में ज़्यादा गैस बन रहा है। तो रिएक्शन जब इधर शिफ्ट हो रही है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड, तो गैस का क्वांटिटी बढ़ जा रहा है। और तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किसकी होती है सॉलिड लिक्विड गैस में? गैस की। तो रिएक्शन की रैंडमनेस बढ़ रही है कि घट रही है? जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे ज़्यादा गैस बन रही है, और जब ज़्यादा गैस बन रही है तो रैंडमनेस भी बढ़ रही होगी। रैंडमनेस क्या होता है? एंट्रोपी को रिलेट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन पर ले रहे हैं इसलिए एस नॉट बोला जा रहा है। तो डेल्टा एस नॉट चेंज इन एंट्रोपी इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रहा है, क्योंकि फाइनल जो नंबर ऑफ गैसेस मोल हैं वो ज़्यादा हैं। बात समझे? और आपने थर्मोडाइनमिक्स में ये रिलेशन भी पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पर डेल्टा एस जो है ये वाला फैक्टर, ये तो पॉजिटिव हो गया है ना, ए वाले कर्व के लिए तो पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर तो नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये जो पूरा है ना, ये तो क्या है? ये नेगेटिव है, ये तो पूरा नेगेटिव है ना। मतलब टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, लेकिन आगे माइनस साइन लगा देंगे पॉजिटिव के तो नेगेटिव हो जाएगा ना। अब मैं अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव में बढ़ेगा ना। तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वाला पार्ट बढ़ेगा, इवन मतलब टी डेल्टा एस बढ़ेगा, तो माइनस टी डेल्टा एस तो और कम होगा, तो डेल्टा जी नॉट और कम होगा। ठीक है, ये तुम खुद से सोचना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी नॉट घटेगा। बात समझ में आया? तो अब देखो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू घट रहा है ग्राफ ए के लिए। बात मेरी समझ में आई? तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू डिक्रीज होगा। ये तो ग्राफ ए का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको दिया है। मैं आपको तीनों का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ए बी सी का। अच्छा पहले आप ए वाला लिख लो, यहाँ पर ए वाला ग्राफ का एक्सप्लेनेशन लिख लो, ठीक है। गुड मॉर्निंग।
चलो ये वाला ए पॉइंट का तो एक्सप्लेनेशन तुमने लिख लिया होगा, ठीक है, बात समझ में भी आ गई होगी ए वाली। अब हम बी को समझते हैं। बी में क्या है कि हम कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक बार बी के ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ग्राफ बनाया गया, ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का बी जो कर्व बनाया गया है, ऐसे ही क्यों बनाया गया है इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं। देखो कार्बन से जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, इस तरीके से होता है ये रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। अगर आप यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक मोल गैस से एक मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक मोल गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेल्टा एन जी कितना आ गया, 0। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि गैसियस मोल्स में तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंट्रोपी इस रिएक्शन का ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एस नॉट क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, 0 होगा। तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट का अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ तो डेल्टा एस नॉट तो 0 है, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू किसके बराबर आ गया, डेल्टा एच नॉट के बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो डेल्टा जी नॉट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं है उसकी, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ वो वेरी नहीं करेगा। इसलिए इसलिए जो बी वाला ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दिया गया है, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट होगा। बात समझ में आया, बी वाला ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, इसलिए बना, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन, अब इसका एक्सप्लेनेशन तुम लिख लो जल्दी से, लो करो कॉपी जल्दी से, बी वाले का एक्सप्लेनेशन कॉपी करना है तुमको। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे होंगे उनके लिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं आप, और वहाँ पर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस की पीडीएफ होती है। मैंने आपको ये भी बोला था चैनल के ऊपर कि एक कंप्लीट ऑनलाइन पोर्टल हमने डेवलप कर लिया है जिस पर हर चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं और अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टेस्ट्स हैं। उस पोर्टल पर हर एक कॉन्सेप्ट के लिए अलग से वीडियो है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करते हुए नहीं समझ में आ रहा है एंड यू हैव टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सर्च बॉक्स में जाके वो कॉन्सेप्ट टाइप करोगे, उससे रिलेटेड वीडियो आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप उस कॉन्सेप्ट को, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिस भी स्टूडेंट को फ्री ट्रायल लेना होगा, 4-5 दिन के लिए मैं फ्री ट्रायल दे सकता हूँ। बेसिकली उसके लिए बहुत मेहनत की गई है और बहुत पैसे लगे हैं, तो इसलिए वो चार्ज किया जा रहा है 500 पर मंथ, और वो इनिशियल लेवल पर है। जब तुम देखोगे ना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली तुम्हें फिर समझ में आ जाएगा ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं आपको फिर वहाँ पर बता भी दूंगा कैसे क्या करना है। मैं आपसे 24 आवर्स उससे जुड़ सकता हूँ, आप कभी भी वहाँ पर डाउट पोस्ट कर सकते हो, और मैं ही नहीं, मैंने बहुत सारे टीचरों को उससे जोड़ा है, बहुत सारा ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है, तो आपके डाउट्स को बहुत जल्दी वहाँ पर क्लियर किया जा सकता है। तो जितने भी टीचर्स होंगे मैं सबसे जोड़ता रह रहा हूँ उस पोर्टल को, तो आप उस पोर्टल को देख सकते हो, आपको फिर जैसा लगे आप वैसा डिसीजन ले सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलने का मतलब है कि ये जो एप्लीकेशन है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका अगर इस समय जो प्रिपरेशन लेवल है उतना अच्छा नहीं है, मान लीजिए, तो वो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चंस रिकमेंड करेगा। जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे क्वेश्चंस की, तो जो आपको रिकमेंडेशन मिलेगी उसी हिसाब से मिलेगी जिस हिसाब से आपका प्रैक्टिस लेवल होगा। अगर आप प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हो, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, तो वो क्वेश्चन का टफनेस लेवल भी बढ़ा देगा। तो इस तरीके से वो ऐप काम करेगा जिस पे बहुत मेहनत की गई है, तो आप इसका फ्री ट्रायल ले सकते हो।
अगर आपको लेना होगा तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सी वाले ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि सी वाला जो कर्व है वो ऐसे ही क्यों बना है, टेम्परेचर के साथ डेल्टा जी नॉट क्यों बढ़ रहा है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं सी वाले में। यहाँ पर देखिए CO से CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन इस प्रकार से करते हैं। तो मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ए और बी वाला पार्ट समझा दिया आपको। तो डेल्टा एन जी यहाँ पर -½ आ जाएगा, और डेल्टा एन जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, देखिए आधे मोल से, ठीक है, एक सेकेंड, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आधा मोल नहीं है, यहाँ पर 3/2 मोल है ना रिएक्टेंट का, गैसियस मोल कितना है 3/2, एक तो इसका और एक आधा इसका, तो 1.5 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स गैस के घट रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी घट रही है। तो डेल्टा एस नॉट नेगेटिव होगा, तो डेल्टा एस नॉट नेगेटिव से ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, है ना। तो ये चीज़, ये वाली चीज़ नेगेटिव आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने लगे तो डेल्टा जी नॉट भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि डेल्टा एस नॉट नेगेटिव हो गया, तो ये वाला नेगेटिव मिलके और ये वाला नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओवरऑल ये वाला जो साइड है ना, राइट हैंड साइड, ये तो बढ़ने लगेगा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो वो भी बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर मैं रेज करता हूँ तो डेफिनेटली डेल्टा जी नॉट का भी वैल्यू बढ़ेगा। बात समझे। तो ये वाला जो आप सी वाला ग्राफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं यूजिंग थर्मोडाइनमिक्स। बात समझे। तो यहाँ पर बेसिकली हम दो टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे, वन विल बी कार्बन, अदर विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन को जब हम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर दो कर्व प्लॉट किए गए हैं कार्बन के लिए। एक तो कार्बन को लेके हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एक बार कार्बन को लेके हम कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों बात को मैं आगे आपको समझा दूंगा कि ये कैसे कैसे है। और यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड से डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इट्स नाउ योर टर्न टू कॉपी दिस सी पॉइंट, मीन्स सी ग्राफ कैसे एक्सप्लेन किया गया उस चीज़ को लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने ये सी पॉइंट लिख लिया होगा। नहीं लिखा होगा तो थोड़ा पॉज करके लिख लेना, थोड़ा पीछे हो जाओगे लाइव में, कोई बात नहीं, ठीक है। जब तुम्हें डाउट वगैरह पूछ नहीं रहा करे ना, डाउट पूछ नहीं रहा करे तो पूछ लिया करो कहीं पर भी हो, मैं वो आपका डाउट वहीं पर ले लूँगा, ठीक है। चाहे कितना भी पीछे रहा करो, ये मत सोचा करो मैं तो पीछे हो गया लाइव में तो अभी कैसे डाउट क्लियर करें, तो ऐसा कुछ नहीं है, डाउट क्लियर कर लिया करो। आप डाउट रखोगे तो जैसे ही मैं देखूंगा ना आपके डाउट को, तो वहाँ पर मैं आपको आपकी डाउट को क्लियर कर दूँगा। चलिए हम पॉइंट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली ये वाला तो चीज़ मिटा देते हैं, ये नहीं लिखना है अभी आपको इसमें। आप 7 पॉइंट में हमने क्या सिखाया है आपको वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फिर से डेल्टा जी नॉट एफ और टेम्परेचर के बीच में कर्व प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पर दो कर्व प्लॉट किया गया है, देखो। एक तो जिंक से जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं हम लोग, है ना, ये जिंक से जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसका ग्राफ ये रहा।
और एक कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसका ग्राफ ये है। तो दो ग्राफ को एक साथ प्लॉट कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है ना, ये टी नॉट टेम्परेचर वाला जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है तुमको, ये वाला लाइन, इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो रीजन 1 है और इसके राइट हैंड साइड में रीजन 2 है। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया रीजन 1 क्या है और रीजन 2 क्या है। ओके, चलो अब हम लोग एक एक रीजन को स्टडी करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रीजन वन के अंदर हम एंटर कर लेते हैं। तो रीजन 1 में दो चीज़ें हैं, एक तो ये वाला कर्व है, ठीक है। इस कर्व के अंदर बेसिकली जिंक और ऑक्सीजन मिलके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू माना है रीजन 1 के अंदर, यहाँ पर इसको बोल दिया है मैंने x1। मैंने बोला है कि इस रीजन में डेल्टा जी नॉट एफ जो है मान लिया x1 है, मान लिया। ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी, लेकिन x1 मान सकता हूँ। ये x1 क्या करेगा, वेरी करेगा, लेकिन वो रीजन 1 के लिए है। x1 का वैल्यू पता है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सही नहीं बना पा रहा हूँ उसको, वेट करो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो यहाँ से ना, यहाँ से लेके ऐसे करके एक लाइन, ये क्या हो रहा है यार, मैं बनाता हूँ, रुको, देखो ध्यान से तुम लोग, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो भी चलेगा ना। ये जो रीज़न है ना, इसके अंदर x1 कुछ भी हो सकता है, ये x1 है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तो x1 जो है वो डेल्टा जी नॉट एफ है, किसके लिए, Zn प्लस O2 से Zno के लिए। ओके, अब वापस से मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर लेता हूँ और जिंक ऑक्साइड को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, मतलब रिडक्शन की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए, इस वाली रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा जी नॉट एफ x1 था, तो ये वाली रिएक्शन को रिवर्स करने के बाद डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू माइनस x1 हो जाएगा, है ना। तो बात समझे, रीजन 1 में है हम लोग, और रीजन 1 के अंदर ये जो x2 वैल्यू है, ये x2 वैल्यू, ये जो पूरा रीजन है ना, इसके अंदर डेल्टा जी नॉट एफ मान लो x2 है। ये किसके लिए बेटा, ये वाला कर्व किसके लिए है, ये वाला कर्व है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला हमारा C से CO के लिए है, कार्बन से CO के लिए है, बात समझे। तो यहाँ पर हमने फिर से C प्लस O2 से CO का फॉर्मेशन कर दिया, और यहाँ पर डेल्टा जी नॉट एफ को हमने फिर से x2 बोला, वेरिएबल है ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वेरिएबल है x2 डेल्टा जी नॉट एफ, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन को ऐड कर दिया हमने, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया है। ओके, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अब आप खुद ही सोच के देखो। ये दोनों रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया है, तो ऐड करने के बाद आप खुद सोच के देखो क्या होगा, ZnO C प्लस O2, ठीक है। तो ZnO और ये कार्बन जुड़ गया, और ये वाला O2 और ये वाला O2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये रिएक्शन हमें ऑब्टेन हो जाएगी फाइनली, ठीक है। बात समझे। तो यहां पर देखो, जब तुमने ये दोनों रिएक्शन को ऐड किया, तो डेल्टा जी नॉट एफ, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। यहां पर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू x2 माइनस x1 हो गया, और ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि x2 तो ऊपर है ना, x1 नीचे है, तो x2 में से अगर x1 को घटाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x2 माइनस x1 पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, बोलो, ZnO प्लस कार्बन लेके हमने, तुम पहले इतना कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ, तुम बनाओ, ग्राफ बनाओ।
ये वाला ग्राफ प्लॉट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अच्छे से पहले ग्राफ बना लो, उसके बाद रीजन वन की रिएक्शंस लिख लेना। x1 x2 आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना। ये मैं अब रब कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, चलो। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि रीज़न वन के अगर अंदर मैंने ये वाली रिएक्शन परफॉर्म कराई, ये वाली रिएक्शन कराने का मतलब क्या है, कार्बन की मदद से मैंने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कराना चाहा, तो वो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रीज़न वन के अंदर ये वाली रिएक्शन क्या अपने आप हो पाएगी, तुमसे पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली नहीं होगी, रीज़न वन के अंदर नहीं हो पाएगी, बिकॉज हमारा वैल्यू क्या आया है, डेल्टा जी नॉट का पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस आया, इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। तो रीजन वन के अंदर क्या कार्बन जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। रीजन वन बोले तो टेम्परेचर इज लेस देन टी नॉट, टेम्परेचर इज लेस देन टी नॉट, बात समझे। तो टी नॉट से कम टेम्परेचर होगा तो ये वाली रिएक्शन काम नहीं करेगी, मतलब रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बात समझे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताई है, यहाँ तक आप कॉपी कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर हम रीज़न टू की बातें कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग रीज़न टू पर बढ़ेंगे आगे। अगर आपने लिख लिया होगा ठीक है, नहीं तो पॉज करके लिख लेना, फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखो रीज़न टू में बढ़ रहे हैं, तो रीज़न टू में अब रीज़न टू देख लो। तो रीज़न टू में यहाँ पर इस जेड से जेड के लिए, ठीक है, ये जेड से जेड के लिए यहाँ पर जो डेल्टा जी नॉट है इस वाले लाइन के लिए, ठीक है, एक काम करते हैं, फिर से ऐसे ही समझाता हूँ, ध्यान देना। ये ऐसे करके ना मैंने एक लाइन खींच ली है ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर ये पूरा जो रीजन है ना, इसके अंदर इस वाले कर्व के लिए जेड से जेड के लिए डेल्टा जेड, ये डेल्टा जी नॉट एफ की जो वैल्यू है मान लिया ये x4 है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक के लिए मान लो x3 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली x4 बड़ा है x3 से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीजन टू में Zn से O2 बन रहा है ZnO, तो डेल्टा जी नॉट एफ वन का वैल्यू, डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू क्या है, x4 है, ठीक है। Zn से ZnO बन रहा है, तो इस वाले रीजन में ये जो पूरा ग्राफ है, इस रीजन के लिए हमने x4 माना है डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन को मैं पलट दूंगा तो डेल्टा जी नॉट एफ माइनस x4 हो जाएगा, मतलब Zn is to Zn प्लस O2 के लिए। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर CO बना रहा है, ठीक है, ये ऑब्वियसली O2 से बनेगा, तो CO का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट एफ x3 माना हुआ है हमने इसके लिए, C से CO के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस दोनों रिएक्शन को फिर से ऐड कर देता हूँ, ओके, मैं ऐड कर रहा हूँ दोनों रिएक्शन को, तो वहाँ पर देखो क्या होगा, ZnO प्लस कार्बन, ये कहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर है ना हम लोग, यहाँ पर दोनों, इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर देता हूँ, तो ZnO प्लस कार्बन क्या बना देगा, Zn प्लस CO, ऑब्वियसली वही रिएक्शन मिली। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को ऐड करोगे तो विल गेट x3 माइनस x4। अब बताओ x3 x4 में कौन बड़ा है, x4 बड़ा है, तो अगर मैं x3 से x4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आई विल गेट अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है,
इसका मतलब रीजन 2 में ये वाली रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। इसका मतलब रीजन 2 में जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर को मैं टी नॉट से बड़ा रखूं तो रिडक्शन जिंक ऑक्साइड का यूजिंग कार्बन पॉसिबल है। बात समझिए, रीजन 2 के अंदर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन इज पॉसिबल। तब ये लिखो, उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रिक क्या है, हमें कैसे याद रखना है। ठीक है, ये आप लिख लो यहां से यहां तक। पहले इसको कॉपी करो, रीजन 2 को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा बैक करके लिख लेना आराम से। ठीक, पॉज करके लिख लेना। अब यहाँ पर एक नोट करने वाला पॉइंट है। ये पॉइंट, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया और ये पॉइंट आपने समझ लिया तो बस काम बन गया आपका। देखो क्या है, इफ कर्व if curve of metal oxide is lower than the curve of reducing agent। ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड का अगर कर्व नीचे है, किससे, किससे नीचे है, रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर कौन है, कार्बन। तो कार्बन के ग्राफ से, ये वाला कार्बन का ग्राफ है, ठीक है, और ये वाला मेटल ऑक्साइड का ग्राफ है, Zn से ZnO का ग्राफ है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड का अगर कर्व नीचे है रिड्यूसिंग एजेंट के कर्व से, तो फिर रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा उस रीजन में। लेकिन अगर रिड्यूसिंग एजेंट का कर्व, रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राफ नीचे है मेटल ऑक्साइड के, तब रिडक्शन पॉसिबल होगा। सिंपल सी बात याद रखना कि नीचे वाले ऊपर वाले के रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे कार्बन है ना, तो यहां पर इस रीजन में नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये लिखा है कि अगर मेटल ऑक्साइड ऊपर है ना, लो नीचे है, तो उसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इफ कर्व ऑफ मेटल ऑक्साइड इज अबव द कर्व ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, देन रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजिंग कार्बन इज पॉसिबल। सिंपल से आपको इस नोट से बात याद रखनी है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा, खत्म बात। नीचे वाला ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, बार बार बोल रहा हूँ, नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। नोट पॉइंट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया, खाली यही समझ में आया तो भी सारा काम हो गया।
ठीक है, चलिए नोट पॉइंट आपका हो चुका हो तो एक लास्ट पॉइंट और कवर कर लेते हैं यहाँ पर। चलो, अब आपसे जैसे मैं बोलूँ एट्थ वाले पॉइंट में, तो एट्थ वाले पॉइंट में ये बताया जा रहा है हाउ टू चूज सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे हम चूज करेंगे सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर देखिए कर्व प्लॉट किया हमने, तीन तो कर्व प्लॉट किए, एक तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन कर्व तो स्टैंडर्ड कर्व ये हमने प्लॉट किया। और एक येलो कलर से मैंने जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन प्लॉट किया। ये किसके बीच में कर्व बनाया गया, ऑब्वियसली डेल्टा जी नॉट एफ के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, डेल्टा जी नॉट एफ और टेम्परेचर के बीच का कर्व बनाया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं T1 टेम्परेचर की बात करता हूँ। ठीक है, अब आप बताइए कि नीचे जैसे इस वाले रीजन में यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां से लेके अगर मैं यहां तक की बात करूं, तो आप बताओ नीचे तो जिंक ऑक्साइड है ना, लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक, अब नीचे कौन है, कार्बन नीचे है, जिंक ऑक्साइड वाला ऊपर चला गया है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर बात करूं इस रीजन में, तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे है और जिंक ऑक्साइड ऊपर चला गया। तो अब देखो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस दोनों कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, कार्बन भी कर सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कर सकता है। अब यहां पर यह देखना होगा कि लोअर टेम्परेचर पर रिड्यूस कौन कर सकता है। तो देखो यहां पर T1 से T2 के बीच में ही कार्बन नीचे आ चुका है, तो नीचे आ चुका है इसका मतलब जिंक ऑक्साइड को वो रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब कम टेम्परेचर पर ही कार्बन रिड्यूस कर सकता है। तो यहां पर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू जिंक। ठीक है, बट कार्बन इज मोर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो बिकॉज कार्बन कैन रिड्यूस एट T1, वो T1 टेम्परेचर के बाद ही रिड्यूस कर देगा, क्योंकि उसके बाद ही वो नीचे आ गया है। बात मेरी समझे। तो जो लोअर टेम्परेचर पर रिड्यूस करेगा उसको हम यूज में लेके आएंगे। तो हम ZNO को रिड्यूस करेंगे कार्बन की सहायता से। ठीक है, बात समझे, कार्बन की सहायता से रिड्यूस करेंगे। एक चीज और समझो, यहाँ पर कार्बन यहाँ पर भी है, देखो ये वाली भी लाइन कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन कौन सा कार्बन है, जो कार्बन से CO बन रहा है उस वाले का रिडक्शन होगा। तो अगर कोई बोले कि ZNO प्लस C से ये वाली रिएक्शन होगी या ये वाली रिएक्शन होगी, तो तुम्हें तो पता चल गया ना, ये वाला ग्राफ से हमें रिडक्शन मिल रहा है, इसका मतलब C से CO का फॉर्मेशन होगा, तो ये वाला रिएक्शन सही होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ठीक है, बात समझे। तो ये वाला एक कर्व प्लॉट कर लो, उसके बाद जो भी चीजें लिखी हैं उसको लिख लो। ये ग्राफ बनाओ एक, उसके बाद चीजें लिखना स्टार्ट। ये सारी चीजें लिख लो। तो यहाँ से हमने ये सीखा है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा बेहतर रिड्यूसिंग जो है हो जाएगा, जो कम टेम्परेचर पर रिड्यूस कर दे वही बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ये हम एलिंगम डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस याद ये रखना है, नीचे वाला रिड्यूस करेगा, और देखना ये है कि नीचे कौन है कम टेम्परेचर पर। तो कम टेम्परेचर पर सबसे पहले नीचे कौन आया, बस ये देख लो, सबसे पहले नीचे कौन आया जिंक ऑक्साइड के, तो वो कार्बन C से CO वाला है, तो कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बहुत सिंपल सी बात है।
ठीक है, तो अगर तुमने ये लिख लिया हो तो एक और ग्राफ हम डिस्कस कर लें। ठीक है, नहीं लिखा होगा तो पॉज करके लिख लेना, है ना। मैं एक और ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो डेल्टा जी नॉट एफ और टेम्परेचर के बीच में हमने आयरन से आयरन ऑक्साइड का ग्राफ बनाया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए किसके कौन सूटेबल है। तो सबसे पहले नीचे कौन आया है, सबसे पहले नीचे कौन आया है वो देख लो। सबसे पहले नीचे कौन आया है, ये आया ना, ये तो ऑलरेडी नीचे ही है, ये वाला कर्व। ये कौन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, एज कर्व ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज लोअर देन द कर्व ऑफ मेटल ऑक्साइड। बात समझे। तो यहाँ पर हम FeO प्लस CO से Fe प्लस CO2 बना रहे थे, याद है। आयरन की मेटलर्जी में हम रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कर रहे थे, कार्बन से रिडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ कौन नीचे है, ठीक है, ये वाला लाइन नीचे, ये वाला लाइन कौन है, CO से CO2 का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करा दिया जाए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लो तुम लोग अब। ठीक है, तो यही लास्ट पॉइंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस सेशन को यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ, तुम लोग पॉज करके लिख लेना। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करना। ठीक है, और जो बच्चा नया जुड़ रहा हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके जुड़ सकते हो तुम। वहाँ पर आपको PDF क्वेश्चन का PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो अब यहाँ से आप पॉज करके लिख लेना, मैं इस सेशन को एंड कर दे रहा हूँ अब यहीं पर। ठीक है, चलो। Hello my dear students. Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.